नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। कृषि मंत्री ने विदेशी पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की आयोजित। राष्ट्रपति ने कहा कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसी सरकारी अस्पतालों ने कोविड-19 से लड़ने में अग्रणी भूमिका निभाई। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले 3 लाख से कम हुए, 163 दिनों में सबसे कम। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कानून। कृषि भवन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विदेशी पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने 3 नए कृषि कानूनों के बारे में बात की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कृषि का क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र है। यह क्षेत्र लंबे समय से बांधा हुआ था। इसको खोलना, मुक्त बाजार स्थापित करना, मंडी की जंजीरों से किसान को मुक्त करना, किसान को महंगी फसलों की ओर आकर्षित करना, किसान तकनीक से जुड़ सके, किसानी में निजी निवेश बढ़ सके, किसान वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सके और हमारे किसान का उत्पाद देश में तो उपयोगी हो, लेकिन जो दुनिया की आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूर्ति करने में भी भारत सक्षम हो सके। इस दृष्टिकोण के आधार पर भारत सरकार ने पिछले संसद के सत्र में 3 अधिनियम पारित किए, जिसमें पहला कृषि जो उपज है उसके व्यापार से संबंधित है और हमारी कोशिश उसके माध्यम से है कि किसान अपनी फसल को कहीं से भी किसी को भी किसी भी स्थान पर अपनी मनचाही कीमत पर बेच सके। ये स्वतंत्रता किसान को मिलनी ही चाहिए। कानून पारित हो गया। दूसरा, कीमत आश्वासन और कृषि सेवाओं का करार अधिनियम, वह भी पारित हो गया और जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया वह भी पारित हो गया। और इन सब कानूनों को पारित करने में लगभग लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 4-4 घंटा विस्तार से चर्चा हुई, जिस पर सभी दल के लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया और तदुपरांत वो कानून पारित हुआ और आज देश में वह लागू हो गए हैं। आप सबके ध्यान में आता होगा कि इन कानूनों को लेकर कुछ किसान आंदोलित हैं। तो मैंने पूर्व में ही कहा कि जब सुधार की प्रक्रिया चलती है तो बीच में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं और हम उन बाधाओं से किसानों के प्रति पूरा सम्मान और संवेदना रखते हुए सामना कर रहे हैं। आंदोलनकारी किसान भाइयों से सरकार ने अनेक चरण बातचीत की है। 14 अक्टूबर को भी चर्चा हुई, 13 नवंबर को चर्चा हुई, 1 दिसंबर को चर्चा हुई, 3 दिसंबर को चर्चा हुई, 5 दिसंबर को चर्चा हुई, 8 दिसंबर को चर्चा हुई। और जब हम लोगों ने ये महसूस किया बीच में कि किसान यूनियन के लोग उन मुद्दों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं जिन मुद्दों पर किसान को आपत्ति है। यद्यपि हम लोगों ने तो एक्ट बनाया, तो हम लोग तो पूरी तरह एक्ट के समर्थन में है और हमारी समझ से एक्ट पूरी तरह अच्छा है, किसानों के जीवन स्तर में परिवर्तन लाने वाला है। लेकिन फिर भी हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसलिए कभी सरकार से भी कोई चूक हो सकती है। तो हम लोगों ने अनेक बैठकों में यह प्रयत्न किया
कि कानून का कौन सा प्रावधान है जिससे किसान को नुकसान हो सकता है। यह बातचीत में कुरेदने की कोशिश की, लेकिन जब किसान यूनियन इस निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तो सरकार ने ही अपनी तरफ से कुछ मुद्दे निश्चित किए और 9 तारीख को उन मुद्दों पर हम समाधान कर सकते हैं, खुले मन से विचार कर सकते हैं। किसान यूनियन का भी जो दृष्टिकोण है उसको भी हम सम्मिलित कर सकते हैं। ऐसा एक प्रस्ताव किसान यूनियन के समक्ष हम लोगों ने भेजा। उस पर मीडिया से ही मालूम पड़ा कि उन लोगों ने खारिज कर दिया। बाद में फिर एक पत्र आया, तो अभी परसों फिर कृषि मंत्रालय ने उस पत्र के जवाब में विस्तार से किसान यूनियन को पत्र भेजा है, सरकार की मंशा से उनको अवगत कराया है, सरकार की संवेदनाओं से अवगत कराया है और सरकार खुले मन से उनके साथ फिर बात करना चाहती है। वो तिथि बताएं, समय बताएं, हम लोग वार्ता के लिए तैयार हैं। ये भी निमंत्रण उनको भेजा है। मैं आपके माध्यम से भी दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को भी ये बताना चाहता हूँ और किसानों को भी ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार जो कानून लाई है वह निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार करने वाले हैं। उसका फ़ायदा किसान को ही होने वाला है। कई लोग जो राजनीतिक दल के रूप में भी हैं, वो पहले तो इन कानूनों का समर्थन कर रहे थे। जब वो सरकार में थे तब लगातार इस बात का आग्रह राज्यों को कर रहे थे। जब चुनावों में उनका मैनिफेस्टो घोषित किया जाने वाला था तो मैनिफेस्टो में भी इन सुधारों को स्थान दे रहे थे। कई लोग तो ऐसे भी हैं, यूनियंस के लोग, जब इनको संसद ने पारित कर दिया तो उन लोगों ने बड़ा बड़ा धन्यवाद दिया और स्वागत किया। लेकिन अब पता नहीं कौन सा निजी स्वार्थ है जिसके कारण उन्होंने यू टर्न ले लिया। ये जो आंदोलन की बात शुरू हुई तो 2 नए कानून और 1 कानून में संशोधन, इन विषयों को लेकर ही हुई। दूसरा, इन तीनों कानून का एमएसपी से कोई संबंध नहीं है। एमएसपी भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। लोकसभा और राज्यसभा में मैंने फ्लोर पर कहा है कि एमएसपी जारी रहेगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को आश्वस्त किया है कि एमएसपी जारी रहेगा। इसलिए एमएसपी के बारे में किसी भी प्रकार की शंका और कुशंका किसी के मन में आज नहीं होनी चाहिए। और भारत सरकार ने मोदी जी के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात लगातार एमएसपी को और परिमार्जित करने का निरंतर प्रयास किया है। 1.5 गुना बढ़ाया, वो एक पक्ष है। सरकार की खरीद को बढ़ाया, वो दूसरा पक्ष है। गेहूं और धान के साथ दलहन और तिलहन को भी खरीदने का काम शुरू किया गया, ये तीसरा पक्ष है। और इसलिए एमएसपी के मामले में किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और एमएसपी के विषय पर भी अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सरकार किसानों से, यूनियन से उसके लिए चर्चा करने के लिए तैयार है। ये हमने पहले भी कहा है। लोगों को ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं फार्मर्स पिछले 1.5 महीने से, और पहले जितने भी आप प्रावधान बिल लेकर आए हैं पिछले पर्टिकुलरली 2 सालों, जब से सेकंड टर्म मोदी गवर्नमेंट आई है, तो एक फीलिंग आ गई है बाहर कि गवर्नमेंट जो है वो बुलडोज करते हुए अमेंडमेंट्स, एक्ट्स और ये सब लाती है, और पहले ये सब डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, सजेशंस नहीं किए जाते। जैसे आज तो इतना लंबा बढ़िया प्रेजेंटेशन हो रही है, डिटेल, मतलब ये तो हमें पहले कभी मिला ही नहीं। तो ये सब, क्या ये रीजन नहीं है कि आपकी पॉलिटिकल बैटल एक खड़ी हो गई है? जैसे कि इन्होंने भी पूछा कि फार्मर्स वहां पे कह रहे हैं कि आप जब तक इसको रिपील नहीं करेंगे हम बात करने को तैयार नहीं है, आप रिपील करने को तैयार नहीं है। लेकिन मुड़ जुड़ के एक ही मुद्दा आता है कि ये गवर्नमेंट लाती है अपने
ऑर्डिनेंसेस और एक्ट्स डिस्कशन नहीं करती, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो किसी भी सरकार को ऑर्डिनेंस बनाना और ऑर्डिनेंस लाना इसका अधिकार है, और इस अधिकार का ज़रूरत पड़ने पर समय समय पर उपयोग किया जाता रहा है ऑर्डिनेंस लाने के लिए। एक बात तो इसलिए किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ऑर्डिनेंस कोई गैर संवैधानिक हो, अपने स्वार्थ के लिए लाया गया हो तो ऑर्डिनेंस पे आपत्ति है। ऑर्डिनेंस आता है ज़रूरत और आवश्यकता के अनुरूप। दूसरा, जहाँ तक कृषि सुधार बिलों का विषय है, इस मामले में पर्याप्त विचार विमर्श देश भर में किया गया है, और आज से नहीं लगभग 20 सालों से किया जा रहा है। जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी उस समय स्वामीनाथन साहब की अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ था। स्वामीनाथन साहब ने कई वर्षों तक देश में कृषि विद्वानों से चर्चा की, साइंटिस्टों से चर्चा की, किसान नेताओं से चर्चा की, किसानों से चर्चा की, राज्य सरकारों से चर्चा की, जितने भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए संस्थाएं या व्यक्ति हो सकते हैं, तो एक आयोग जितने विस्तार में चर्चा कर सकता है, उन्होंने कोई महीना 2 महीना नहीं, विस्तार से 2-3 साल पूरा चर्चा की, और 2006 में उन्होंने अपना रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को दिया। दूसरा, नेशनल फार्मर कमीशन बना। नेशनल फार्मर कमीशन ने भी इस पूरी प्रक्रिया को किया, उन्होंने भी अपना रिकमेंडेशन इसके पक्ष में दिया। फिर सरकारों की तरफ से अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार ने शंकरलाल गुरु जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, उसने अपनी रिकमेंडेशन दी। फिर महाराष्ट्र के कृषि मंत्री की अध्यक्षता में 10 राज्यों के कृषि मंत्रियों की एक समिति बनी, उसने अपनी रिकमेंडेशन दी। तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा के हुड्डा साहब, उनकी अध्यक्षता में पंजाब, पश्चिम बंगाल और शायद 1-2 और राज्य, उनके मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनी, उसने पूरा डिस्कशन किया, उसने अपनी रिकमेंडेशन दी। प्लानिंग कमीशन अपने डिस्कशन हमेशा करता ही रहा, और उसके बाद केंद्र सरकार ने मॉडल एक्ट भी बनाया। ये मॉडल एक्ट यूपीए सरकार के समय भी परिचालित हुआ, एनडीए सरकार के समय भी परिचालित हुआ। सभी राज्यों को आग्रह किया गया, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा हुई। पिछले बार नीति आयोग ने एक कमेटी मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार कमेटी बनाई, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की अध्यक्षता में। उस कमेटी ने भी रिकमेंडेशन की, सभी दलों के मुख्यमंत्री उसमें थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इसके पीछे डिस्कशन नहीं हुआ। 21 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने वीडियो मैसेज के माध्यम से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के 16वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसी सरकारी अस्पतालों ने कोविड-19 से लड़ने में अग्रणी भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति ने केजीएमयू जैसे सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों, नर्सों तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष रूप से धन्यवाद भी दिया। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो मैसेज में कहा कि फ्रंटलाइन योद्धाओं के प्रयासों के कारण ही लाखों देशवासी घनी आबादी और सीमित आय जैसी परिस्थितियों के बावजूद कोविड-19 की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हुए, और यह भी कहा कि इन योद्धाओं के लिए सभी प्रशंसा कम है। अनेक कोरोना योद्धा इस लड़ाई में अपनी जान गंवा चुके हैं। इन कुर्बानियों के लिए हमारा देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई और पुरानी पीढ़ी के सभी डॉक्टर मिलकर देश में स्वास्थ्य सेवा और औषधि के क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि अपने देश का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के बारे में पूरी दुनिया में क्योर इन इंडिया कहा जा सकेगा।
इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भारत ने वैश्विक महामारी के विरुद्ध लड़ाई में आज अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की हैं। देश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर 3 लाख से नीचे हो गई है, जो कि अब तक के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या की तुलना में 3% से नीचे हो गई है। पिछले 24 घंटों में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या में 11,121 मामलों की गिरावट दर्ज की गई है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये रिपोर्ट। पिछले 24 घंटों में 173 दिनों के बाद देश भर में प्रतिदिन 20,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। भारत में विश्व भर में प्रति मिलियन जनसंख्या पर सबसे कम संक्रमित मरीजों के मामले हैं। अमेरिका, इटली, ब्राजील और रूस जैसे देशों के लिए यह संख्या काफी अधिक है। कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 96 लाख से अधिक हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप संक्रमण से मुक्त होने की दर 95.65% हुई। पिछले 24 घंटों में 30,376 मरीज स्वस्थ हुए हैं और नए मामलों की तुलना में संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या अधिक रही है। प्रतिदिन अधिक संख्या में जांच के साथ साथ लगातार अधिक संख्या में संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या और नए मामलों में गिरावट होने के कारण मृत्यु दर में भी कमी आई है। महाराष्ट्र में प्रतिदिन 6,053 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ एक दिन में अधिकतम मरीज स्वस्थ हुए हैं और पश्चिम बंगाल में 2,342 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में केरल में प्रतिदिन अधिकतम 3,423 नए मामले सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 2,834 नए मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में मृत्यु के 18.27 नए मामले सामने आए हैं, जहां 55 मौतें हुई। इसके बाद मृत्यु के 41 और 27 नए मामलों के साथ क्रमशः पश्चिम बंगाल और केरल का स्थान है। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है। 16,865.81 करोड़ रुपए के मूल्य की 57,83,122 कपास की गांठों की खरीद की गई है, जिससे लगभग 11,24,252 किसान लाभान्वित हुए हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये रिपोर्ट। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 333,74,000 मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 412,91,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद में 22.25% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।
कुल 77,957 करोड़ 83 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 48,56,000 किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना के तहत 51 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1050 करोड़ 8 लाख रुपए की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 1,95,899.38 मीट्रिक टन की खरीद की है। इसी तरह 19 दिसंबर 2020 तक 52 करोड़ 40 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य पर 5,089 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक है। अब तक 57,83,122 कपास की गांठें खरीदी गई, जिनका मूल्य 16,865 करोड़ 81 लाख रुपए है, जिससे 11,24,252 किसान लाभान्वित हुए हैं। अभी समय हो चला है कार्यक्रम में एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की इस खास पेशकश में आप सभी का फिर से स्वागत है। कृषि सुधार के लिए बनाए गए 3 नए कानूनों पर किसानों की राय, आइए देख लेते हैं। किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 राज्यों के कृषि उत्पाद मार्केट कानूनों के अंतर्गत अधिसूचित बाजारों के बाहर किसानों की उपज के निर्बाध व्यापार का प्रावधान करता है। राज्य के अंदर और बाहर दोनों जगह किसानों को उनके उत्पाद अधिसूचित मंडियों के बाहर बेचने को बढ़ावा देता है। यह अधिनियम एपीएमसी डील की तुलना में महाराष्ट्र में किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। इस नए अधिनियम महा एफपीसी की घोषणा के बाद महाराष्ट्र में किसान उत्पादक कंपनियों का अनुमान है कि सितंबर में कानून लागू होने के बाद से 4 जिलों में एफपीसी ने अपने व्यापार से 10 करोड़ रुपए कमाए हैं। Farmers are the member and owner or shareholder of this farmer producer company. So we are exclusively working with the shareholder of this organization. योगेश थोराट ने कहा कि राज्य में सोयाबीन की कीमत 3,800 रुपए थी, लेकिन किसानों को 4,200 रुपए मिले, क्योंकि कंपनियों ने किसानों से सीधे उपज खरीदी। थोराट का मानना है कि भविष्य में प्याज और अन्य फसलों की खरीद और बिक्री मंडियों के बाहर एफपीसी के माध्यम से बड़े पैमाने पर की जाएगी। इससे भविष्य में किसानों और व्यापारियों को काफी लाभ होगा। इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार। भारत